नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की अड़चन दूर, अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, विरोध प्रदर्शन से रेल यातायात बाधित। आरक्षण पर मायावती की केंद्र को चेतावनी, कमजोर सवर्ण और अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण की वकालत। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कल जारी। बिहार में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम, 2 करोड़ लोगों की भागीदारी, 11,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। पाकिस्तान के पारा-चिनार में धमाका, 20 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली जिम्मेदारी। और राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, खत्म किया ओबामा केयर, खर्चों में कमी पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने ओबामा केयर पर बड़ा फैसला किया। उधर उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति है। समाजवादी पार्टी जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले आदेश में संघीय एजेंसियों को कानूनों से पड़ने वाली आर्थिक बोझ में कमी लाने का आदेश दिया है। इसके तहत उन्होंने शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर ओबामा केयर से जुड़े कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने ओबामा केयर को निरस्त करने का वादा किया था। इस बीच जेम्स मैटिस ने अमेरिका के रक्षा मंत्री और जॉन केली ने आंतरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का सफाया करने की बात कही है। शपथ लेने के बाद उन्होंने अमेरिकियों की नौकरियां बहाल करने का वादा भी किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट उनकी सरकार का मूल मंत्र होगा। I, Donald John Trump, do solemnly swear वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में शुक्रवार को एक समारोह में अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। करीब 8 लाख समर्थकों की मौजूदगी में ट्रंप ने देश के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. इससे पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद पहले भाषण में ट्रंप ने अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, बंदूक नियंत्रण और प्रवासी नियमों में सुधार का प्रमुखता से जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अगले 4 साल में अमेरिका के लिए अपनी रणनीति भी साफ कर दी। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. ट्रंप की जिंदगी के इस खास लम्हे में भारतीय मूल के लोग भी शरीक हुए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट उनकी सरकार का मूल मंत्र होगा और सत्ता वॉशिंगटन से जनता को सौंपी जाएगी। Our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow 2 simple rules: buy American and hire American. भाषण के बाद ट्रंप ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के नामांकन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सामने रंगारंग परेड का मुआयना भी किया। ट्रंप के सामने अवैध इमिग्रेशन और गोलीबारी की घटनाएं जैसी समस्याओं को सुलझाने की चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती अमेरिका को एकजुट रखने की है। No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. We all bleed the same red blood of patriots. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ट्रंप की पारी के साथ भारत अमेरिका संबंधों का नया अध्याय भी शुरू होगा। भारत सरकार इसे लेकर आशावान है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि वे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने और सहयोग बढ़ाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशावान है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी हमारे साझा मूल्यों और साझा हित में है। और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार SD मुनी साहब जुड़ चुके हैं। मुनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि जो फर्स्ट 100 डेज कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े क्रूशल होने वाले, बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और कुछ तो उन्होंने अपना जो नज़रिया है वो बेहद साफ कर दिया है। एक तरह से राष्ट्रवादी नज़रिया उनका उनके उद्घोषण में दिखा। आपके लिए उनके पहले 100 दिन किस तरह महत्वपूर्ण रहेंगे? मैं समझता हूं कि पहले 100 दिन में ट्रंप साहब अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा वो मानते हैं, अधिक सबल बनाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा उनका ध्यान अमेरिका की उन नीतियों के ऊपर रहेगा जिसका चर्चा उन्होंने अपने भाषण में किया। उन्होंने टैक्स की बात की, उन्होंने इमिग्रेशन की बात की, उन्होंने अमेरिका में प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, अमेरिका के लोगों को नौकरियां दिलाने की बात की। सबसे पहला ध्यान उनका वहीं पर रहेगा। उसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो इस्लामिक रेडिकलिज्म से जूझने की बात कही है, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ कदम उठाए जाएं। विदेश नीति के बारे में कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ ये कहकर कि हम अपने जो अलायंसेज हैं, जो संधियां बनी हुई हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको और अधिक सुदृढ़ करेंगे मित्रता को, और उसके अलावा नए दोस्तों को बनाएंगे। तो उसमें कुल मिलाकर एक यथास्थिति की झलक आती है। हालांकि ज्यादा ध्यान उनका अंदर रहने की बजाय मैं समझता हूँ विदेश नीति से जुड़े हुए मामलों पे जरा कम ध्यान आएगा। 100 दिन सिर्फ 3 महीने होते हैं और अभी ट्रंप को ये भी जरूरी है कि वो जिनको उन्होंने नियुक्त किया है अपने खास पदों के लिए, उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। फिर सर, ये तो उनके पॉलिसी से रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, लेकिन वो आंतरिक तौर पर जो उनका विरोध हुआ है, मेरे ख्याल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी नए राष्ट्रपति का विरोध हुआ। 60 डेमोक्रेटिक सांसद जो है वो शामिल नहीं हुए, बाकायदा बायकॉट हुआ जो शायद कभी ना हुआ हो। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे इस विरोध को वो पाट पाएंगे, कैसे सहमति बनाने में वो सफल हो पाएंगे? देखिए, सहमति बनाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन उसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी कही है जिसमें ऐसा लगता है कि उनको सहमति की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूनिटी रखेंगे, अलग अलग समुदायों में यूनिटी रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज तक राजनीतिज्ञों ने कुछ काम नहीं किया, खाली लफाजी की है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक की जो सरकारें हैं उन्होंने दूसरे देशों को अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की है, दूसरे देशों को अधिक धनाढ्य बनाने की कोशिश की है। इसका माने है कि अब तक जो हुआ है उन नीतियों को एक विरासत के रूप में ट्रंप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो अभी विरोध है, हो सकता है उसकी दरारें कुछ और भी बढ़ जाएं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो एक आम राजनीतिक की तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास प्रेसिडेंसी है, उनके पास पद है, उनके पास ऑफिस है, तो उनके पास इस बात की ताकत है कि वो ऑर्डिनेंसेस पास करेंगे और अपनी नीतियों को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। और अपनी ताकत दिखानी उन्होंने शुरू भी कर दी है। आते ही ओबामा केयर जो बड़ा चर्चित योजना थी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरान, उसको उन्होंने सबसे पहले खारिज करने का काम किया है। यानी कि अपनी ताकत, जिस बारे में SD मुनी साहब कह रहे थे, उस ताकत का मुजाहरा भी उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया SD मुनी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान विरोध प्रदर्शन के अलावा छिटपुट हिंसा भी हुई। समारोह स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई।
पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 217 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर न्यूयॉर्क में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप टावर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वी रिजेक्ट द प्रेसिडेंट इलेक्ट की तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया और ट्रंप विरोधी नारे लगाए। उधर यूरोपीय देश स्पेन और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भी ट्रंप के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। और आइए अब डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीवन सफर पर एक नजर। कारोबारी घराने से राजनीति में आए डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से कोई खास ताल्लुक नहीं था। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में जन्मे ट्रंप ने कॉलेज के समय से ही अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी दिखाई। 70 के दशक में ट्रंप ने नुकसान में चल रहा कमोडोर होटल खरीदा, जिसे उन्होंने होटल द ग्रैंड हयात का नाम दिया। ट्रंप का यह दांव बेहद कामयाब रहा और उनके कारोबार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। हालांकि 90 के दशक में ट्रंप को कुछ पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंदी के चलते उनके रियल एस्टेट के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। उनके होटल ताज महल इन अटलांटिक सिटी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल ट्रंप प्लाजा का भी हुआ। लेकिन 1997 में कड़ी मेहनत के बाद ट्रंप का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया और रिफॉर्म नाम से पार्टी का गठन किया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को इससे अलग कर लिया। इसके बाद वो मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गए। 2016 में फिर से वापसी करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज में धमाकेदार जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कद्दावर नेता हिलेरी क्लिंटन से था। हिलेरी के मुकाबले ट्रंप को कमजोर आंका जा रहा था। चुनाव सर्वेक्षणों में भी हिलेरी क्लिंटन ट्रंप पर भारी पड़ रही थी, लेकिन ट्रंप ने तमाम कयासों को झुठलाकर शानदार जीत दर्ज की और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया है। दोनों दलों के बीच बातचीत असफल हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 100 सीटें देने का फैसला किया था, जबकि कांग्रेस 120 सीटों की मांग कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 120 से कम पे मान नहीं रही थी। हम लोगों ने कांग्रेस वालों से कहा कि 234 हमारे सिटिंग विधायक हैं, हमें उनको टिकट देना है, बाकी कुछ और लोग हैं जो लड़ेंगे, तो 300 से कम सीटों पे हम लड़ ही नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पंचानन, जो नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि 20 सीटों पर ही बात नहीं बनी, हम तो 100 सीटें देने को तैयार थे, कांग्रेस 120 मांग रही थी, क्या सिर्फ ये 20 सीटों का ही पेंच था या बात कुछ और थी? नहीं दीपक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात सिर्फ 20 सीटों की नहीं है। गठबंधन की बात पिछले 4 दिनों से चल रही है और लगातार ये हो रहा था कि गठबंधन हो रहा है। आप समझ लीजिए दिल्ली से जो है इसमें प्रियंका गांधी भी इन्वॉल्व थी इसमें गठबंधन में। तो ये बात सिर्फ 20 सीटों की नहीं है, बात सीटों की जरूर है, लेकिन इसके अलावा जो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां कांग्रेस अपनी सीट्स का वर्चस्व चाहती थी, भले ही पिछली बार वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन किया जाए। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन बात सीटों की भर नहीं थी, क्योंकि इसका इंतजार यहां कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। और कांग्रेस मुख्यालय में इस नतीजे के बाद मेरे ख्याल से निराशा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज दिन भर हम वहीं थे और हमने देखा कि वो लोग गठबंधन की आस लगाए हुए थे। तो अब देखना आगे होगा कि कांग्रेस क्या 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है या कुछ और छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है। ये देखने की दिलचस्प बात होगी। दीपक, और समाजवादी पार्टी, उसके पास कोई ऑप्शन अब बचा है?
जी नहीं, समाजवादी पार्टी को जब वो विघटन के बाद जब ये सिंबल अलॉट हो गया अखिलेश यादव को और वो सर्वे सर्वर बन गए, उसके बाद उनमें एक पिछली बार जो वादा किया गया था कांग्रेस से गठबंधन का, मुझे लगता है कि उसको फुलफिल नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बात यहां पर सम्मान और वादा खिलाफी की भी आ रही है, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो अकेले ही इस मैदान में उतर सकती है और शायद यही कारण है, जैसा कि मैंने बताया कि मुलायम सिंह यादव भी नहीं चाहते थे कांग्रेस से गठबंधन, तो जरूर समाजवादी पार्टी की ओर से अब यह है कि वो अकेले ही जाएंगे। उनको विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव माहौल है, 5 साल के काम को वो दिखा सकते हैं, अखिलेश की छवि को दिखा सकते हैं। तो जो उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने जरूर उनके साथ यही डिस्कशन हुआ होगा और उसके बाद अब लगता है फैसला यही है कि समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी सारी 403 सीटों पे, जिसपे टिकट जारी भी कर दिए गए हैं कई सारे पे। बहुत शुक्रिया पंजाब ने इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देश की कुछ और खबरों पर नजर। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में जल्लीकट्टू मनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। शाम 4:30 बजे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उन्होंने इस अध्यादेश को मंजूरी दी। जल्लीकट्टू को जारी रखने के लिए पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच आज इसे मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई में इससे जुड़े अध्यादेश पर आज शाम दस्तखत कर दिए। इससे पहले जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को लेकर आज लोकसभा उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई की अगुवाई में 48 AIADM के सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी बात सुनने के बाद अध्यादेश के पक्ष में सहमति जताई है। पीएम के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। We all members of AIADM parliament members met the Honorable Excellency President of India. I submitted memorandum to request him to interfere to see that Jallikattu can be conducted immediately in Tamil Nadu. He was very sympathetic to the issue, and he said that the Tamil Nadu government is bringing in an ordinance for the conduct of Jallikattu. इससे पहले कल केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कानून और पर्यावरण मंत्रालय ने अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी इस पर मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा के पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसा मानती है कि भारत एक विविधताओं से बड़ा देश है और इस सुंदर से बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, तो देश के द्वारा इन सभी फूल की महक का सम्मान होना चाहिए। अध्यादेश में पशुओं पर क्रूरता के रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव था। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे वापस राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही जल्लीकट्टू मनाने की राह खुल गई है। आपको बता दें कि इस पर लगी रोक के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में आज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। इसका मकसद लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सफलता पर जनता का आभार जताया। क्या बच्चे, क्या बढ़े, क्या बूढ़े। शनिवार को नशाबंदी पर बिहार एकजुट नजर आया। इसके लिए बनी मानव श्रृंखला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। मानव श्रृंखला का मकसद नशा मुक्त बिहार बनाना रहा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है, ये इस बात का परिचायक है कि बिहार के लोग शराबबंदी और नशा मुक्ति के जबरदस्त पक्षधर हैं। सभी लोग सड़क पर हाथ में लाके खड़े हैं। कंप्लीट नशाबंदी हो, नशाबंदी किसी कीमत पर फिर मैंने नशा न करे कोई, उनको अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के लिए ये सारा चीज हो रहा था। सभी कर्मचारी, सभी किसान, सभी वर्गों के लोग हाथ में हाथ मिला करके आज खड़े हैं। बिहार एक नया इतिहास गढ़ रहा है। सरकार को धन्यवाद देता हूं। उनमें जो तीनों पार्टियां हैं, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को एक बहुत बड़ी त्रासदी से उन्होंने एक तरह से मुक्ति दिलाई है। इस मौके पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान, बच्चों में उत्साह और महिलाओं के चेहरे पर गर्व साफ झलका। ये दारूबंदी, शराबबंदी को बंद करने के लिए मानव श्रृंखला का
जो आयोजन हुआ है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। बिहार दुनिया का अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने नशे को ना कहने के लिए विश्व की लंबी मानव श्रृंखला की परिकल्पना की और इसे अमली जामा पहनाया। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरक्षण व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने आर्थिक आधार पर कमजोर सवर्ण और अल्पसंख्यकों को आरक्षण की भी वकालत की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। आरएसएस की ओर से आरक्षण पर फिर से विचार करने वाला बयान शुक्रवार को जयपुर से आया, लेकिन इसने देश की राजनीति गर्मा दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार को ऐसे किसी भी कदम के प्रति आगाह किया है। भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। दरअसल ये बयान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने दिया था। इस बीच बीजेपी ने भी सरकार की स्थिति साफ की है। लोकतंत्र में प्रत्येक समूह अपनी बात कहता है। हम अपनी बात रेखांकित करते हैं कि हम भारत के संविधान में वर्णित सभी संवैधानिक उपचारों के समर्थक हैं। वहीं आरक्षण पर आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। आरक्षण होगा तभी तो देश तरक्की करेगा। स्टूडेंटों के लिए ये है कि और स्टूडेंट और आगे बढ़ सकेंगे। आरक्षण जो लागू है वो ठीक है, मगर अब आरक्षण जो ऐसे लोग पा रहे हैं जो बहुत बड़े लोग हो गए हैं मगर उनकी जात आरक्षण वाली है, ऐसे लोगों को आरक्षण अब नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर ऐसा ही बयान दिया था और बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस महासचिव और गोवा के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने गोवा में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करेगी। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी। सर, कितनी सीट्स पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? किस तरह का सीट एडजस्टमेंट की बातचीत हुई है? 40 में से 37 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। केवल 3 सीटों पर हम लोग दूसरे कैंडिडेट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो कब आने वाला है और उसके लिए? मैनिफेस्टो हमारा 23 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रिलीज करेंगे। सर, आपने बताया कि बहुत ही लोकी और सबड्यूड इलेक्शन कैंपेन रहेगा। सर, उसका क्या कारण है? क्यों बड़ी बड़ी रैलियां और ये सब? ऐसा है, गोवा का मिजाज जो है वो बड़ी रैली का नहीं है। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन का ज़्यादा असर होता है, इसलिए हमने शुरू से पिछले 6 महीने से डोर टू डोर कैंपेन चलाया हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी नई पार्टी के रूप में आई है, आपको लगता है कि उससे कहीं आपका वोट बैंक में कुछ सेंध लग सकती है किसी तरह की? मैंने हमेशा कहा है, आप पार्टी जो है मूलतः भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो जो है कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाते हैं भाजपा को मदद करने के लिए। सर, बीजेपी का कहना है कि इस बार जो पिछले 5 साल में उन्होंने विकास का काम किया उतना कभी नहीं हुआ है और विकास के दम पर एक बार फिर से जनता यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करेगी। दिखता तो नहीं है। एक पुल जो उन्होंने कहा था 8 महीने में पूरा करेंगे, 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जिस हालत में कांग्रेस छोड़ के गई थी वही हालत में है। और यही नहीं है, उनके चाहे कैसीनो के मामले में हो, चाहे बढ़ती महंगाई का मामला हो या रोजगार का मामला हो, चाहे माइनिंग का मामला हो, हर मामले में उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सिग्नेचर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का मुआयना कर इसे जल्द ही आम लोगों के लिए खोलने की बात कही। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को सितंबर 2017 तक निर्माण काम पूरा करने का आदेश दिया। उपराज्यपाल अनिल बैजल अधिकारियों के साथ शनिवार को सिग्नेचर ब्रिज का जायजा लेने पहुंचे।
शीला दीक्षित सरकार के वक्त 2004 में यमुना नदी पर एक ऐसा ब्रिज बनाने की कल्पना हुई थी जो दुनिया के लिए नायाब होगा और पर्यटन के लिहाज से उम्दा, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो सका। 4,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की समयावधि कई बार बढ़ाई गई, जिससे इसकी लागत क्षमता भी बढ़कर 1,600 करोड़ रुपए पहुंच गई। Executing authorities to stick to the time frame and let this project come through. It's going to be beautiful. The rest of the issues about revised sanctions, etc., the officers and ministers are going to look at it and then convey to the project authorities their decision. पुल का निर्माण कर रही ग्यामन कंपनी ने चीन की कंपनी को 15,000 टन स्टील के पाइलॉन बनाने का काम सौंपा है, जिसका इस्तेमाल इस ब्रिज में किया जाना है। तो जो पाइलॉन है 154 मीटर हाई, वो भी असिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है इसमें। इसके लिए हमें बहुत हाई प्रिसीजन जरूरत है, 0.1 mm। और कभी कभी जब प्रिसीजन नहीं मिलता है तो उसको उस पोजीशन लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी उसमें वेस्ट होता है हमारा। फिर पीछे आप देख रहे होंगे P23 फाउंडेशन है, जिसमें हमें शुरू में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली थी तब उसमें हमने देखा कि हमारे नीचे जो चट्टान है, रॉक है, स्लोपिंग रॉक है, जो कि नॉर्मल तौर पे नहीं पाई जाती है। तो उसके लिए पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ा, मशीनें नहीं मंगवानी पड़ी, एग्जीक्यूशन टाइम समस्या आई। अभी हम उस समस्या पार पा चुके हैं। उसकी लास्ट एक्टिविटी प्रोसेस में है, कंक्रीटिंग चल रही है वेल कैप की, और अगले 2 दिन में कंक्रीट पूरी हो जाएगी। उपराज्यपाल ने सिग्नेचर ब्रिज के अलावा भलासवा लैंडफिल साइट का भी मुआयना किया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सरहद पार अनजाने में घुसे भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चंदू चौहान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। चंदू चौहान बीते 29 सितंबर को भटक कर सीमा के उस पार चले गए थे, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों की हॉटलाइन पर हुई बातचीत के बाद उनकी रिहाई का फैसला हुआ। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारतीय जवान को सद्भावना और सीमा पर शांति और दोस्ती का माहौल बनाने की कोशिश के तहत रिहा किया गया है। पाकिस्तान के पाराचीनार में हुए बम धमाके में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये शहर पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में स्थित कुर्रम ज़िले का मुख्यालय है। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग सब्जियों की खरीदारी कर रहे थे। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2015 में यहाँ हुए बम धमाके में 23 लोग मारे गए थे। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।